जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर की थी अर्जेंटीना के हवाले से। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार अब ब्राज़ील के बारे में क्यों बात नहीं करते। ब्राज़ील के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं कि सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है वहाँ पे, वीज़ा के हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई है। और ब्राज़ील भी एक अच्छा कंट्री है क्योंकि ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका में। लैंड वाइज भी, इकोनॉमिक वाइज भी, इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है, उनकी करेंसी भी स्ट्रांग है दूसरों के बनस्बत। क्योंकि अर्जेंटीना में पासपोर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अभी तो नया प्रेसिडेंट आया है, वो तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में अर्जेंटीना की हालात बहुत खराब है इकोनॉमिकली, और करेंसी भी बहुत डाउन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है करेंसी में डॉलर के साथ। लेकिन ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील एक अच्छा कंट्री है इकोनॉमी वाइज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाइज, और काफी बड़ा कंट्री है, आबादी भी बहुत ज्यादा है ब्राजील की। तो अगर आप पाकिस्तानियों की आबादी की बात करेंगे तो पाकिस्तानी और इंडियन आपको ब्राज़ील में ज़्यादा मिलेंगे, अर्जेंटीना में इतने नहीं मिलेंगे। अर्जेंटीना में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ही कम है। जो मैं वहाँ पे 2-3 लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि यार यहाँ पे मैक्सिमम कोई 25-30 पाकिस्तानी होंगे, और उसके अलावा जो है इंडियन भी इतने नहीं है, इंडियन भी बहुत कम है अर्जेंटीना के अंदर। लेकिन ब्राज़ील में आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, पाकिस्तानी स्पेशली। तो आज की वीडियो में ब्राज़ील के ऊपर बात करते हैं कि ब्राज़ील में आप क्या कुछ कर सकते हैं अगर ब्राज़ील का पासपोर्ट आपको चाहिए या ब्राज़ील में रहने का आपका इरादा है। सबसे पहले अगर हम बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा पाकिस्तान में ब्राज़ील के एम्बेसी है और वहां से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप अप्लाई करते हो तो मिल जाता है, अगर आपके ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह भी है और दूसरे बाकी बैकग्राउंड वगैरह आपका अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, तो मिल जाता है जनरली। और अगर पाकिस्तान के अलावा आप दुबई वगैरह में हो तो फिर तो ईजिली मिल जाएगा। दुबई या सऊदी वगैरह या कतर या इधर तुर्की में हो या मलेशिया में हो तो वहाँ पे तो जनरली थोड़ा सा बेहतर है चांसेस पाकिस्तान से, तो मिल जाता है वीज़ा, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जनाब आप अगर ब्राज़ील का वीज़ा आपको मिल भी जाता है तो जो सबसे आसान तरीका है ब्राज़ील का वो तो सिटीजनशिप बाय मैरिज है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मैं जानता हूँ कि बाय मैरिज जो है, अगर कोई बंदा वहाँ पे शादी करता है तो उसके 1 साल बाद वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। वैसे डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिल जाती है। अगर किसी का बच्चा ब्राज़ील में पैदा होता है तो बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल जाती है, माँ बाप को भी पीआर मिल जाता है, और 1 साल बाद वो सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल होते, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनसे हट के अगर हम बात करें नॉर्मल जो और तरीके हैं, तो ब्राज़ील का डिजिटल नोमैड वीज़ा भी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की है। और पैसिव इनकम वीज़ा भी है, $2000 अगर आप कमाते हैं तो रिटायरमेंट और पैसिव इनकम के तौर पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ब्राज़ील का 2 साल का टेम्परेरी वीज़ा होता है और उसको फिर आप बाद में रिन्यू भी कर सकते हो, और 2 साल के बाद उसको परमानेंट रेजिडेंसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये तो वो है, क्या कहते हैं, परमानेंट मतलब डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्कर वीज़ा या पैसिव इनकम वीज़ा, इस तरह के वीज़े भी ब्राज़ील ने निकाले हैं। क्योंकि ब्राज़ील के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है इमिग्रेशन के हवाले से, वेलकमिंग कंट्री है और इन्वेस्टर्स को और फॉरेनर्स को वेलकम करता है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। मतलब हर बंदे के लिए कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ पे निकल आता है, ऐसा कोई मसला नहीं है ब्राज़ील के हवाले से। और उसके अलावा अगर आप बिजनेस माइंड पर्सन है तो बिजनेस माइंड पर्सन के लिए सबसे अच्छा है ब्राज़ील। क्योंकि बिजनेस माइंड पर्सन के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और आप वहाँ प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हो $1,30,000 की तो आपको डायरेक्टली पीआर मिलता है। और डायरेक्टली पीआर भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि पीआर से भी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं वहाँ पे। और अगर आप बिजनेस कंपनी वहाँ पे स्टेब्लिश करते हो और उसमें $30,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो, आप $30,000 लेकर जाते हो और उनको शो करते हो बैंक में, तो तब भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। और $30,000 जो है ये मिनिमम अमाउंट है परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से। अगर हम ये बड़ी डेवलप कंट्रीज की बात करें जिसमें लाजमी बात है ब्राज़ील भी आता है, तो 30,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। अलबत्ता ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, $1,30,000 प्रॉपर्टी के हवाले से। लेकिन फिर भी आपको पीआर मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है, ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ रहा है। नॉर्मल तरीके से आपको वेट करना पड़ेगा। 2 साल का पहले टेम्परेरी रेजिडेंस मिलेगा, फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा 2 साल के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस ये 30,000 वाला इन्वेस्ट करते हो या बॉन्ड्स खरीदते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में या रियल एस्टेट खरीदते हो $1,30,000 का, तो फिर जो है आप डायरेक्टली आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, स्पेशली अगर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी करेंसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है दूसरे जो करीब करीब कंट्रीज है उनके मुकाबले में। तो इसीलिए ब्राज़ील लोगों को इसीलिए अट्रैक्ट करता है और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ब्राज़ील की तरफ, और काफ़ी सारे लोग उस तरफ गए भी है
और उसमें से बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं वहाँ पे अगर देखा जाए। फिर जहाँ तक ब्राज़ील के पासपोर्ट की बात है, नॉर्मल तरीके से शादी का और बाय बर्थ तो मैंने आपको बता दिया, अगर बच्चे की बर्थ होती है या शादी आप करते हो वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उससे हट के जो नॉर्मल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें 4 साल वहाँ रहना जरूरी है, 4 साल वहाँ पे लीगली आप रहोगे, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ब्राज़ील में। और लाजमी बात है फिर ब्राज़ील में जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें 1-1.5 साल और लग सकता है, क्योंकि ये सिटीजनशिप का जो प्रोसेस होता है, चाहे आप यूरोप में अप्लाई करो, कनाडा में अप्लाई करो या इंडोनेशिया में अप्लाई करो, उसमें टाइम लगता है। गवर्नमेंट का प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है और चीज़ें स्लो मूव करती है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो इनकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो काफ़ी स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए आपको वेट करना पड़ता है। तो 1-1.5 साल तो कहीं नहीं गया, यही इतना ही टाइम अर्जेंटीना में भी लगता है, पेरू में भी लगता है, और इवन के दूसरे जो कोलंबिया वगैरह है वहाँ भी इतना टाइम लगता है। तो ये आपको वेट करना है और उसके बाद जो है आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ब्राज़ील की तारीख के बारे में पता हो, कल्चर के बारे में पता हो और ज़ुबान आपको आती हो। पुर्तगीज़ ज़ुबान वहाँ पे बोली जाती है, तो पुर्तगीज़ ज़ुबान आना ज़रूरी है किसी एक लेवल तक। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए पुर्तगीज़ लैंग्वेज। और पुर्तगीज़ लैंग्वेज अगर आपने सीख ली तो आपके आगे यूरोप में भी काम आएगी, क्योंकि पुर्तगाल जो है वहाँ पे आपकी काम आएगी। अगर कल को फिर ब्राज़ील के पासपोर्ट पे अगर आपको मिल जाता है ब्राज़ील का पासपोर्ट और आप आगे पुर्तगाल जाना चाहते हो यूरोप में, तो वहाँ पे भी आपको वेलकम किया जाएगा, क्योंकि पुर्तगाल जो है काफ़ी ईजी इमिग्रेशन देता है उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स को जो जहाँ पे पुर्तगीज़ ज़ुबान भी बोली जाती है। कुछ अफ्रीका में कंट्रीज़ है और ये साउथ अमेरिका में तो ब्राज़ील है, लेकिन कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ ये अफ्रीका में भी है जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पुर्तगीज़ है। तो इन सब लोगों के लिए पुर्तगाल जो है उनके एक स्पेशल कैटेगरी है जिनमें ये लोग जाके वहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़ुबान ऑलरेडी आती है और पुर्तगाल समझता है कि ये ईजिली इंटीग्रेट होंगे पुर्तगाल में और यहाँ पे काम करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर कल को आप ज़ुबान सीख लेते हो, ब्राज़ील का पासपोर्ट ले लेते हो, तो फिर आप आगे पुर्तगाल में भी जो है इसको यूज़ कर सकते हो, इसका फ़ायदा उठा सकते हो और इसको पुर्तगाल के PR में या सिटीजनशिप में भी कल को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ज़ुबान इतनी बुरी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है कि आप किसी भी कंट्री में लॉन्ग टर्म रहते हो तो सबसे पहले आप फोकस करो ज़ुबान सीखने पे। ज़ुबान सीखना ज़रूरी है, वो आपकी हर जगह पे काम आएगा। ठीक है जी। तो ये था सारा ब्राज़ील के हवाले से। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करें और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ब्राज़ील में कोई पार्टनर भी ढूंढेंगे कि किसी को कोई काम करना हुआ तो फिर हम उनका काम भी प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।